विजय जी ने फ़ोन उठाया। कैसी तबीयत है तुम्हारी? यदि हम फ़ोन ना करें तो तुमसे कभी बात ही ना हो। नेहा की शादी के लिए कोशिश कर रहे हो या उसे ऐसे ही बिठाए रखने का इरादा है? उधर से आवाज़ आई। नहीं नहीं भाई साहब, आपको तो मालूम है कि उसने बैंक से लोन लेकर पढ़ाई पूरी करी है, तो पहले उसे लोन चुकाना है, इसलिए जॉब देख रही है। तो अब तुम बैठकर बेटी की कमाई पर ऐश करोगे? अरे नहीं, मैं तो अपाहिज हूँ, उसकी शादी आपको ही करनी है। कोई लड़का अगर आपकी नज़र में हो तो बताइएगा। ठीक है। विजय जी पत्नी अनुराधा से बोले। भाई साहब को हम लोगों की कितनी फिक्र रहती है। तभी चहकती हुई नेहा माँ से लिपट कर बोली, माँ, मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया है। अरे वाह, शाबाश। वे बेटी का माथा चूमते हुए बोली, तुम्हारी नौकरी किस कंपनी में लगी है? जी टीसीएस। कह उसने पापा के चरण स्पर्श किए। पापा की आंखें आंसुओं से भर उठी। बोले, खूब तरक्की करो मेरी बेटी। कब और कहाँ ज्वाइन करना है? पापा, ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद ही पता लगेगा। वैसे मैंने मुंबई के लिए लिखा था। ठीक है, तुम्हारा रहने का प्रबंध ताऊ जी के यहाँ हो जाएगा। पापा, मैं अपने रहने के विषय में अभी फैसला नहीं कर सकती। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? नेहा का ज्वाइनिंग लेटर आ गया था। मुंबई ऑफिस में ज्वाइन करना था। मुंबई का नाम सुनते ही पापा खुश उठे। उन्होंने तुरंत ताऊ जी को फ़ोन लगाकर सूचना दे दी। भाई साहब, नेहा की नौकरी मुंबई में लग गई है। 1 तारीख से ज्वाइनिंग करना है। यह तो बड़ी खुशी की बात है। अभी कुछ दिन आपके पास रहेगी, फिर अपने लिए रूम देख लेगी। क्यों? क्या वह मेरी बेटी नहीं है? माया और छाया का कमरा खाली ही तो पड़ा है, हम लोगों का भी मन लग जाएगा। अनुराधा जी धीरे से बोली, उनके घर पर रहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि कंपनी के चक्कर में घर के कामों में वह हाथ नहीं बटा पाएगी, तो भाभी जी को अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे दिमाग में तो बस उटपटांग बातें ही घूमती रहती है। मेरे भाई साहब तो हमेशा तुम्हारी आंखों की किरकिरी रहे हैं। जवान लड़की यहाँ वहाँ रहेगी वो तुम्हारे लिए सही है, पर भाई साहब के घर ठीक नहीं है। तुम्हें तो कभी यह अच्छा ही नहीं लगता कि हम दोनों भाई आपस में प्यार से रहें। नेहा ने स्थिति को संभालते हुए कहा, बस पापा, आप शांत हो जाइए, मैं ताऊ जी के घर ही रहूंगी। अनुराधा मन ही मन सोचने लगी कि यदि उनके पास पैसा होता तो उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसे डोली में बिठाकर विदा कर देती, परंतु मजबूरी जो ना करवाए वह थोड़ा ही है। वे सोचने लगी कि बैंक से लोन उठा कर किसी तरह बेटी को एमबीए की पढ़ाई करवाई है, इसलिए शादी से पहले नौकरी करके लोन चुकाना जरूरी है। दूसरी बात, आजकल सभी लोग बताते हैं कि जॉब करने वाली लड़कियों को अच्छे लड़के जल्दी मिलते हैं, क्योंकि महंगाई के ज़माने में एक की कमाई के सारे शौक पूरे नहीं हो सकते, इसलिए अपने सपनों को सच करने के लिए दोनों का कमाऊ होना ज़रूरी हो गया है। आजकल विवाह में भी खर्च भी अधिक होने लगा है। उस दिन घर घर झाड़ू पोछा करने वाली मालती भी अपनी बेटी की शादी में 5 लाख खर्च हो जाने की बात कह रही थी। वह 5 लाख खर्च कर सकती है तो वे तो सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ कमाया वह पति की बीमारी और बेटी की शिक्षा पर खर्च करती रही हैं। उन्होंने तो यह कसम भी ले रखी थी कि बेटी की शादी में दहेज नहीं देंगी और बेटी की शादी में लेंगी नहीं। तभी नेहा की आवाज़ से उनकी तंद्रा भंग हुई। मम्मी, यह आपने इतने बड़े डिब्बे में क्या भर दिया है? तू नहीं समझती, तेरे ताऊ जी को लड्डू बहुत पसंद है और अचार व मठरियाँ तेरी ताई जी के लिए हैं। फिर आंखों में आंसू भरकर बोली, देख बेटा, दूसरे के घर में निभाना आसान थोड़े ही होता है। यहाँ की तरह पटर पटर मत करना। ताऊ जी के सामने तो बिल्कुल मुंह बंद रखना। ताऊ जी को तो तुम जानती ही हो, 3-5 करके उन्होंने 2-4 किताबें छपवा ली हैं, तो अपने को बहुत महान लेखक, ज्ञानी और विद्वान समझने लगे हैं। मेरी बात गांठ बांध ले, उनसे ना तो बहस करना और ना ही उन्हें कभी जवाब देना। अनुराधा ने भीगी आंखों से बेटी को विदा किया था, जबकि उसके पापा भाई साहब के घर भेजकर बहुत खुश और आश्वस्त थे कि उनकी बेटी अपने घर पर रहेगी और वहाँ उसे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। नेहा पहली बार मुंबई अकेले जा रही थी, इसलिए थोड़ी घबराई हुई थी, मगर स्टेशन पर ताऊ जी को देखकर उसने राहत की सांस ली। घर पहुँचते ही ताई जी की निगाहें उससे अधिक उसके साथ आए बड़े से डिब्बे पर थी।
ताऊ जी के सूने घर में नेहा के आने से मानो नवजीवन का संचार हो गया था। ताऊ जी को उनकी उलझुल तुकबंदियों को सुनने के लिए एक श्रोता मिल गया था और ताई जी को उनके रसोई के लिए एक पार्ट टाइम सहायक। कुछ दिन तो नेहा इन सब परिस्थितियों से तालमेल बिठाने का कोशिश करती रही, पर चक्की के दो पार्टों के बीच वो पिसने लगी थी। थकी मादी ऑफिस से आती तो दोनों अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए उसे अपने पास रख लेते और फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती। उसकी समझ में नहीं आता कि क्या करे। उसने मन ही मन सोचा कि वो ऑफिस से देर से आया करेगी, तब तक दोनों अपने टीवी सीरियल में व्यस्त हुआ करेंगे। मगर ताऊ जी बहुत तेज़ दिमाग थे, या कह लो पूरे घाघ। उन्हें यह उसकी उद्दंडता लगी थी। वे उसकी चतुराई को समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने विरोधी पार्टी वाले तेवर दिखाने शुरू कर दिए। अगले ही दिन घुड़कते हुए बोले, इतनी देर ऑफिस में क्या करती रहती हो? टाइम से लौटा करो। ये कोई होटल थोड़े ही है कि जब मर्जी मुंह उठाकर चली आई। वहाँ दिन भर चहकती रहती होगी और घर में घुसी नहीं कि मुंह लटक जाता है। इसी तरह से दिन बीतते रहे। 8 महीने पूरे हो गए थे। उसका पीरियड समाप्त हो गया था। अब वह परमानेंट हो गई थी। उसे इंक्रीमेंट भी मिल गया था। वह खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। वह रास्ते से मिठाई खरीदती आई। ताऊ जी, मेरी प्रमोशन हो गई है, लीजिए बर्फ़ी, मुंह मीठा करिए, कह उसने डिब्बा उनके सामने कर दिया। अब कितनी तनख्वाह हो गई है तुम्हारी? 60,000। वाह रे, मैं तो इतना विद्वान लेक्चरर था, परंतु इतनी जल्दी इतनी तनख्वाह नहीं हुई। ताऊ जी, अब समय बदल गया है। फील्ड में इतनी ही सैलरी मिलती है और फिर आईटी सेक्टर में इंक्रीमेंट जल्दी जल्दी मिलता है। हाँ हाँ, मैं सब समझता हूँ कि तुम्हारा क्या चल रहा है। उनकी नज़रों में शक साफ झलक रहा था। ऑफिस से लौटने में नेहा को रोज़ रात के लगभग 8 बज जाते थे। एक दिन ऑफिस में पार्टी थी। दूसरे एम्प्लॉयज़ के आग्रह को वो ठुकरा नहीं सकी और लौटने में उसे 10 बज गए। वो तेज़ी से दौड़ती भागती घर पहुंची तो ताऊ जी ने ही दरवाज़ा खोला। उनकी आंखों में लाल डोरे साफ तैर रहे थे। आज उन्होंने उस पर सीधा हमला बोला। मैं सब समझ रहा हूँ कि ऑफिस के नाम पर क्या चल रहा है। आजकल लोगों के हुनर सिर्फ पैसा कमाने के साधन बन गए हैं। लता मंगेशकर अपने गले की बदौलत धन कुबेर बन बैठी है, तो सलमान खान हो या ऐश्वर्या राय अपनी कमर मटकाकर धन कमा रहे हैं। मजदूर बोझा उठाकर पैसा कमा रहे हैं और नाचने वालियाँ नाच कर पैसा कमा रही हैं। यह भौतिकवाद का युग है। जिसके पास जितना अधिक पैसा है वो उतना ही सामर्थ्यवान है। मैडम जी, आधुनिक बनकर क्या लड़कियां शरीर बेचकर धन नहीं कमा रही हैं? आपको मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। नेहा भागकर ताई जी के पास पहुंच गई। इस समय ताऊ जी की भाव भंगिमा डरावनी लग रही थी। ताई जी ने उसे प्यार से समझाया, कुछ नहीं बेटी, आज इन्होंने कुछ ज़्यादा ही नशा कर लिया है। तुम्हारी फिक्र में सोए ना होंगे, इसलिए बकबक करने लगे होंगे। हम लोग भी तो बेटी बहू वाले हैं और फिर तुम भी तो हमारी बेटी ही हो। ऐसी बात से ऐसी गंदी बात सोचते हैं तो इसका पाप तो उन्हें ही लगेगा। शराब व मुराद बड़ी बुरी चीज़ है। तुम इनकी बातों को दिल पर मत लो। उस रात ताई जी उसे बहुत ममतामयी लगी थी। उसे इस बात की खुशी थी कि कम से कम ताई जी तो उसे गलत नहीं समझती। उसे खाना भी नहीं खाया गया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। ताई जी ने उसे प्यार से आंसू पोंछे। वो बोली थी, अपने पापा से कुछ मत कहना, क्योंकि ये दोनों भाई एक से हैं। मेरी तो ज़िंदगी बीत गई इनके साथ रोते हुए। नेहा मन ही मन सोच रही थी कि यदि इन बातों की भनक भी अगर माँ पापा को लगी तो नई परेशानी खड़ी हो जाएगी। ताई जी की प्यार भरी बातों से उसका मन हल्का हो गया था। कुछ ही दिन बीते थे कि सुबह सुबह वह न्यूज़पेपर खोलकर उस पर निगाहें टिकाए कमरे में जा रही थी। तभी उधर से ताऊ जी चाय का कप हाथ में लेकर आ रहे थे। वह उनसे हल्की सी टकरा गई और चाय उनके हाथ पर छलक गई। बस फिर क्या था, वे गुस्से से तिलमिला हो उठे। तुम अफसर होगी तो अपने ऑफिस की, हमें नहीं सौंप रही हो अपनी कमाई। 27 साल की होने को आई, शादी नहीं हुई, वरना अब तक 2 बच्चों की माँ होती। तमीज़ तो सीखी ही नहीं है। नीचे देखकर तो चलना ही नहीं सीखा। मेरी बात गांठ बांध लो। यदि यही हाल रहा तो एक दिन तुम जिन ऊंचाइयों का सपना देख रही हो उनसे औंधे मुंह गिरोगी।
उस दिन सारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। धीरे धीरे ताऊ जी को शायद उसकी शक्ल से ही चिढ़ होने लगी थी। रोज सुबह ही शुरू हो जाते, किसी न किसी बात पर बड़बड़ कर उसका मूड खराब कर देते। सुबह वो चाहे जितनी जल्दी बाथरूम जाए, वे उसी समय बाहर से खटखटाना शुरू कर देते कि कोई इतने देर तक बाथरूम में लगाता है भला। वह मार्केट से कभी सब्जी, कभी फल तो कभी नाश्ता लाकर ताई जी को तो खुश रख पा रही थी, परंतु ताऊ जी बहुत अजीब थे। उन्हें खुश रखना टेढ़ी खीर थी। जब नेहा बहुत परेशान हो गई तो एक दिन फ़ोन पर अपनी माँ से अपने मन का गुबार निकाल ही दिया। माँ, लंच और सुबह का नाश्ता मैं ऑफिस में ही खाती हूँ। बस एक टाइम रात का खाना खाती हूँ। इसके एवज में मैं बराबर घर का सामान लाती रहती हूँ। अब मेरी सहन शक्ति जवाब देने लगी है। मेरा यहाँ रहना अब नामुमकिन होता जा रहा है। अगले महीने मैं कोई गर्ल्स हॉस्टल देखकर उसमें शिफ्ट हो जाऊंगी। पापा हमेशा माँ की बातों पर अपने कान लगाए रहते थे। छोटे घरों की यह मजबूरी होती है कि कोई बात किसी से छिपाना आसान नहीं होता। वे तुरंत मोबाइल अपने हाथ में लेकर बोले, बेटी, यदि पीजी में जाकर रहोगी तो हम दोनों भाइयों के बीच दरार पड़ जाएगी। इसलिए समझदारी से काम लो। जब वे आज भी मुझे कुछ भी बोलने से बाज नहीं आते हैं तो तुम तो मेरी बेटी हो। उन्हें तो हमेशा चीखने चिल्लाने और उल्टा सीधा बोलने की आदत रही है। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मान जाओ। इस बात को यहीं ख़त्म कर दे। नेहा के चुप रहने के कारण ताऊ जी ओछी हरकतों पर उतर आए थे। लाइट जाते ही इन्वर्टर से पंखा चल रहा होता तो दौड़कर आते और पंखा बंद कर देते। चार बातें अलग से सुनाते। मैडम जी, ये ऑफिस नहीं घर है। यहाँ दूसरे लोग भी रहते हैं। यदि फ्रिज से पानी की बोतल निकालती तो व्यंग से बोलते, इस गरीब पर दया करके यदि एक ठंडी बोतल छोड़ दी जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। जब कभी वो रात में खाना नहीं खाती तो उसे अगली सुबह बासी रोटियां खानी पड़ती या फिर ताऊ जी की उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती। ताऊ जी को सांस फूलने की बीमारी थी। सर्दियों का मौसम आ गया था। उन्हें ठंड बहुत लगती थी, इसलिए वे हफ्तों नहीं नहाते थे। शरीर में तेल मालिश के बड़े शौकीन थे। धूप में बैठकर घंटों तेल मालिश करना उनका प्रिय टाइम पास था। जब वे पास से निकलते तो सरसों के तेल की तेज महक से नाक बंद कर लेने का मन करता, परंतु उनके डर से नेहा सांस रोक कर रह जाती। एक दिन नेहा से बोले, घमंड तो किसी का नहीं रहा है, तुम भला कौन सी चीज़ हो। दुनिया में जाने कितने बड़े अफसर पड़े हैं, परंतु ऐसा अनर्थ नहीं देखा कि मंदिर में सिर भी ना झुकाए। उसने इशारे से ताई जी से पूछा था तो वे धीरे धीरे बड़बड़ाई, सठिया गए हैं। हर समय उल्टा सीधा बकते रहते हैं। इनकी इन्हीं हरकतों के चलते ना तो बेटा बहू कभी यहाँ आना चाहते हैं और ना बेटी। नेहा, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। इनकी तरह जोर जोर से घंटा बजाने से ही थोड़ी पूजा होती है। रात में जब ताऊ जी टीवी बंद करके अपने कमरे में चले जाते तो वह अपना मनपसंद सीरियल, गाने या फिर पिक्चर लगा देती, परंतु उसे परेशान करने के लिए वे फिर से लौटकर वहां आ जाते और झट से चैनल बदल देते। अनावश्यक घंटों उगते हुए हाथ में रिमोट लेकर चैनल बदलते रहते। कभी भूलवश टीवी की आवाज़ अधिक हो जाती तो चीखते हुए हाजिर हो जाते, महारानी जी, आज आप सोने देंगी या रात्रि जागरण का कार्यक्रम करवाओगी। मैडम जी, आप तो जवान हैं और मैं 60 साल का बूढ़ा हूँ। अब इतना दमखम तो बचा नहीं कि रात भर जाग सकूं। नेहा तुरंत टीवी बंद करके सोने का नाटक करती और मन ही मन टीवी से दूर रहने का निश्चय करती, मगर 2-4 दिन बाद उसका मन मचल उठता और रिमोट हाथ में उठा लेती। वहाँ रहते हुए लगभग उसे 2 साल हो चुके थे। अपनी कंपनी और तनख्वाह दोनों से वह खुश थी, परंतु ये ताऊ जी तो पूरी तरह से हाथ धोकर उसके पीछे पड़े रहते थे। कुछ दिनों से ताऊ जी न्यूज़पेपर के वैवाहिक विज्ञापनों में निशान लगाने में व्यस्त थे। एक दिन नेहा ने उन्हें ताई जी से कहते सुना, अब तो इसने बहुत रुपए जमा कर लिए होंगे, इन्हीं पैसों से इसकी शादी कर देंगे। उसने उन विज्ञापनों को देखा जिन पर निशान लगे थे। उनमें से कोई 40 साल का था तो कोई विधुर, यहाँ तक कि एक मंदबुद्धि भी था। अब वह परेशान हो उठी थी कि ताऊ जी ने तो हद ही पार कर दी है। वह परेशान हो उठी थी, इस समस्या का सामना वह कैसे करे। उसका ऑफिस में भी मन नहीं लगता था। तभी एक दिन किसी लड़के को उसके ऑफिस का पता बताकर वहाँ भेज दिया। उस समय उसकी स्थिति बहुत विचित्र हो गई। फ्रेंड्स के बीच उसका खूब मजाक बना। वह विफर पड़ी थी। घर पहुँचते ही ताई जी से लिपटकर रो पड़ी। जब वह काफ़ी देर रो ली
तो उन्होंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, देखो बिटिया, तुम्हारे ताऊजी की सब बेवकूफ़ियाँ हम जानते हैं। तुम अपने ऑफिस के किसी लड़के को अगर पसंद करती हो तो बताओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ताई जी ने प्यार से अपने हाथ से उसे खाना खिलाया था। रात में जब वो लेटी तो उसकी नींद उड़ी हुई थी। उसे अपने कॉलेज के मस्ती भरे दिन याद आ रहे थे। वह कॉलेज में फ्रेशर थी, रैगिंग के डर से काँप रही थी। उसे अपने सीनियर को प्रपोज करने के लिए कहा गया। उसकी आंखें बरस पड़ी थी। उसके आंसू देखकर एक सीनियर को उस पर दया आ गई। उसने शालीनतापूर्वक उसे वहाँ से हटा दिया था। उस दिन वह आसानी से बच गई थी। वह सीनियर विशाल था। उसी दिन से वह उसका दोस्त बन गया। दोनों साथ पढ़ाई करते, कॉफ़ी पीते, साथ घूमते। उसकी सारी परेशानियों का हल विशाल चुटकियों में कर देता। धीरे धीरे ना जाने कब शुरू हो गया मोबाइल पर कभी ना ख़त्म होने वाला लंबी लंबी बातों का सिलसिला। जिस दिन दोनों एक दूसरे को ना देखते या बात ना करते सब कुछ अधूरा अधूरा लगता। शायद इसी को प्यार कहते हैं। परंतु अभी तक दोनों के सामने अपना अपना कैरियर था। यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा था। विशाल की फाइनल परीक्षा हो चुकी थी। वह बहुत खुश था। उसका कैंपस सिलेक्शन भी हो चुका था। बस प्लेसमेंट मिलना था। उसकी जाने की तैयारी चल रही थी। वह उदास हो उठी थी। तब उसने गंभीर होकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। बस इसी बात को लेकर वह उससे नाराज़ हो गई और उससे बातचीत बंद कर दी। जब जाने का समय आया तो विशाल उससे मिलने आया। उसने प्रॉमिस किया कि दोनों दोस्त बने रहेंगे, उससे अधिक कुछ नहीं। वह सिलसिला आज भी चल रहा था। विशाल को दिल्ली में पोस्टिंग मिली थी। वह मुंबई में थी, इसलिए मुलाकातें तो मुश्किल हो गई थी, पर ऑनलाइन चैटिंग और फ़ोन पर मस्ती चलती रहती थी। अब जब ताऊजी उसकी शादी की कोशिश करने लगे और ताई जी भी उससे उसके मनपसंद लड़के के बारे में पूछ रही है, तो उसके लिए प्यार की मीठी मीठी घंटियां बजने लगी। विशाल जैसा जीवन साथी ही तो उसे अपने लिए चाहिए, पर उसने तो इन दिनों उससे इस संबंध में कोई बात ही नहीं की। उसका मन तरंगित हो उठा, मगर पल भर में ही उसे अपने सारे सपने टूटते से लगे, क्योंकि विशाल दूसरे कास्ट का था। पापा और ताऊजी को दोनों को ही अपने ब्राह्मणत्व का बड़ा गुमान था। इस विषय को लेकर वे पक्के रूढ़िवादी थे। कई दिनों तक वह अनिर्णय की स्थिति में रही। अब वह करे तो क्या करे। माँ पापा की आंखों में तैरती खुशियों की चमक, ममतामयी ताई जी का पल पल प्यार से गले लगाकर कहना कि मेरी लाडो को दुनिया जहाँ की सारी खुशियाँ मिले, परंतु ताई जी उसे अजीब लगते थे। वे फ़ोन पर फुसफुसाते हुए ना जाने किस गुड़ा भाग में लगे रहते थे। नेहा को दूर दूर तक कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वह ताऊ जी की फुसफुसाहटों पर अपने कान लगाए रहती। उसे पूरा विश्वास था कि ताऊ जी उसकी शादी फिक्स करवाने के एवज में अवश्य कोई लंबा हाथ मार रहे होंगे। वह चुपके से उनके कागज़ टटोलती, उनका फ़ोन चेक करती कि कोई एसएमएस उसे पढ़ने को मिल जाए, परंतु वो अपने शक को सच में परिवर्तित करने में सफल नहीं हो पा रही थी। नेहा को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी दलदल में वो धंसती जा रही है, जहाँ से निकलना कठिन है। वह इसी उलझन में थी, तभी उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि विशाल ने उसकी हथेलियों को पकड़ लिया है और उसे दलदल से बाहर निकाल लिया है। वो उसके साथ भागती जा रही है। वह चौंक कर अपने चारों ओर देखने लगी, क्योंकि वह अब भी अपनी हथेलियों में उसके हाथों के स्पर्श को महसूस कर रही थी। उसने शर्माते हुए अपनी हथेलियों को स्वयं ही चूम लिया, जैसे वे अपनी नहीं विशाल की हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। विशाल जैसे उसके रोम रोम में समाया हो। अब वह उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती है। उसके मन की ऊहापोह एवं अनिर्णय की स्थिति समाप्त हो चुकी थी। वह ताऊ जी के लिए अपने भावी जीवन की बलि नहीं चढ़ा सकती। उसने तुरंत विशाल को फ़ोन मिलाकर पूछा, मुझसे शादी करोगे? विशाल खुशी से उछल पड़ा, डियर, इस दिन का तो मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। बताओ मैं कब आऊँ? उसका दिल बल्लियाँ उछल रहा था। ताऊ जी के रुद्र रूप को सोच आज नेहा मुस्कुरा उठी थी। अंततः वह ताऊ जी के जाल से आज़ाद होने जा रही थी। अब उसके मन में ना ताऊ जी का डर था और ना ही मम्मी पापा का। वह ममतामयी ताई जी की शुक्रगुजार थी। उन्होंने सदा उसका साथ दिया। नेहा के सिर से बड़ा बोझ उतर चुका था। वह तय कर चुकी थी कि वह अपने निर्णय पर अडिग रहेगी। इस घुटन भरी जिंदगी से आज़ाद होकर
खुली हवा में सांस लेगी। वह मंद मंद मुस्कुरा उठी थी क्योंकि उसे नया रास्ता जो दिख गया था। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।